कौमी इदारा बराए इमराज़ क़ल्ब के मुलाजमीन का एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी है। OPDs, ऑपरेशन थिएटर्स, एक्सरे, लेबॉर्ट्री, एको और एडमिशन ऑफिस बंद हैं। मुसलसल तीसरे दिन इलाज न होने से मरीजों को परेशानी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वाजिद एजाज फानी से। जी वाजिद, बताइएगा। तीसरा दिन है कौमी इदारा बराए इमराज़ क़ल्ब में मुलाजमीन के एहतजाज का, और OPDs के साथ एक्सरे, एडमिशन, एको और दीगर इदारे भी जो हैं OPDs वगैरह उन्होंने बंद करके रखी हुई है। इसके अलावा जो NACVT के दीगर सिंध के दीगर शहरों में जो सैटेलाइट सेंटर हैं, जिसमें हैदराबाद, मिट्टी, सक्खर, इसके अलावा खैरपुर और टंडू मोहम्मद खान, यहाँ पे भी जो सैटेलाइट सेंटर है, यहाँ पे हड़ताल जारी है। इनके वैसे तो 4 बुनियादी मुतालबात हैं, लेकिन आज की ताज़ा अपडेट ये है कि इंसामिया की तरफ से लोग आए थे, इनसे कहा था कि जी आप फ़िलहाल ये मुजाहरा जो है ख़त्म करें, प्रोटेस्ट ख़त्म करें और OPDs और दीगर चीज़ें खोलें। लेकिन उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम 3 चीज़ों पर बात लाजमी करेंगे आपसे, जिनमें एक रिस्क अलाउंस है, एक हेल्थ अलाउंस है, इसके अलावा डेली वेजेस के लोग जिनको 5 साल से परमानेंट नहीं किया है, जब तक उनको परमानेंट नहीं करेंगे हम ये क्या नाम है अपना प्रोटेस्ट नहीं ख़त्म करेंगे। इंसामिया से इनके मुज़ाकरात, इंसामिया से आ रही है कि ये आएँ और आके मुज़ाकरात करें इनके दफ्तर में, जबकि एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि पहले वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके मुज़ाकरात करें सबके सामने, उसके बाद हम फैसला करेंगे। बाकिया जो इनके मुतालबात हैं उन्होंने कहा उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन रिस्क अलाउंस, हेल्थ अलाउंस और डेली वेजेस को जो परमानेंट करने का मामला है वो फ़िलहाल फौरी तौर पर हल किया जाए। जनवरी 2020 से रिस्क अलाउंस इनको नहीं दिया जा रहा, जबकि हेल्थ अलाउंस जो है वो 2011 से उनको नहीं दिया गया, जबकि 5-5 साल हो गए डेली वेजेस के जो मुलाजमीन है वो परमानेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे इनके साथ डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मुलाजमीन बंद हैं। मरीज भी परेशान हैं। गुज़िश्ता 3 दिन से चूँकि OPDs बंद है, तो कराची, अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान से भी जो मरीज आए हैं वो रात भर यहाँ टोकन के साथ में बैठते हैं, जब सुबह OPDs बंद होती है तो वो परेशान होते हैं। मुलाजमीन का ये कहना है कि जब तक उनके अकाउंट्स में उनके पैसे नहीं आएंगे, बकाया जात नहीं आएंगे। वाजिद, आपका बहुत शुक्रिया। टाउन्स का कयाम हुकूमत सिंध के लिए दर्द सर बन गया है। जिला कोरंगी के अलावा 6 अजला से टाउन्स पर एतराज़ात किए गए हैं। MKing पाकिस्तान ने जिला केमाड़ी में भी एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा क्या एतराज़ात उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए डिलिमिटेशन जो की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, उस पर पहले एतराज़ात तलब किए जाने थे, वो एतराज़ात तलब नहीं किए गए, डिलिमिटेशन कर दी गई, जिसके बाद ये एतराज़ात सामने आना शुरू हो गए हैं, जो कि दर्द सर बना हुआ है हुकूमत सिंध के लिए सारा मामला। 7 अजला थे, 7 अजला में 26 जो टाउन है वो डिलिमिटेशन के तहत जो है उनका क़याम अमल में लाया गया है। लेकिन जिला कोरंगी के अलावा तमाम 6 अजला में जो है वो इन जो मुजव्वज़ा टाउन थे उनके क़याम पर एतराज़ात सामने आ गए हैं। और अब ताज़ा जो एतराज़ सामने आया है वो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में आया है, जहां पर MKM पाकिस्तान के साबिक UC वाइस चेयरमैन थे पाक कॉलोनी के तहसीन कुरैशी, उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाए गए हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि जो केमाड़ी में 3 टाउन बनाए जा रहे हैं, जिसमें माड़ीपुर, बल्दिया और मीर बहर नाम के जो टाउन हैं, इनकी तश्कील में आबादी की जो तकसीम है उसका फार्मूला जो है वो गैर मुंसिफाना है, उसको दुरुस्त किया जाए, उसके बाद ही इन टाउन का क़याम जो है वो अमल में लाया जाए। जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम एक बार फिर साहिल समुंदर की सफाई के लिए मुतहरिक हो गए हैं। शहरियों से अपने इर्द गिर्द सफाई रखने की अपील कर दी है। कहते हैं जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है, इसी तरह एक दिन पूरा पाकिस्तान साफ होगा। ये देखें मेरे पीछे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। ये CBC की कैंपेन है बीच क्लीनिंग की फॉर 1 वीक, और हम तो यहाँ रेगुलर वॉक पे आते हैं, मैं रोज़ देखता हूँ, बड़ा गंद होता है। आपसे रिक्वेस्ट है पंजाब से आए देखने, ज़रूर आए देखने, बलूचिस्तान से हैं, KPK से हैं, इसको अपना बीच समझें और अपना जो आपका गंद है, जो भी आप खाते हैं पीते हैं, उनको प्लास्टिक बैग में साथ ले जाएं और बाहर फेंक दें। इट्स अ ह्यूज डील। 100 बंदा है जो काम 1 हफ्ता का काम करेगा पूरा, और रेगुलर काम करते हैं। आई चेक, मैं आता हूँ रोज़ चेक करता हूँ। सो आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेसिंग होती है, जैसे मैं 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ, बट इट अपीयर्स कि हमें ज़ुबान ही यही समझ आती है। आई नो कि तुसी बड़े टीठ हो, पर मैं भी महा टीठ हाँ। मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा जब तक ये बीच क्लीन रेगुलर नहीं होगा। बिजली की रियायती टैरिफ में तौसी कर दी है। नेपला ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जो इंडस्ट्रियल सपोर्टेज पैकेज में तोसी की दरख्वास्त जो है मंजूर कर लिया है, और नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है कि इलेक्ट्रिक के सनती साफिन के लिए बिजली का रेट 12.96 पैसे जो है
फी यूनिट जो है वो होगा। ये टैरिफ B1, 2, 3, 4, B5 सार्फिन पर लागू होगा। रेट मार्च 2019 से फरवरी 2020 के मुकाबले में जो है ज्यादा बिजली की खपत पर होगा। नए सनती सार्फिन के लिए भी बिजली के जो ज्यादा जो खपत पर 12 रुपए 96 पैसे फी यूनिट जो है वो रेट लागू होगा। इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज का इतलाक 1 जुलाई 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक होगा और फैसले में लिखा हुआ है कि माली साल 2022 में जीरो रेटेड जो कैटेगरी के सनती सार्फिन पर पैकेज का इतलाक नहीं होगा। कि इलेक्ट्रिक सनती सार्फिन के पैकेज के लिए 11 अरब 20 करोड़ रुपए इजाफी सब्सिडी का तखमीना जो है इसका लगाया गया है और वफाकी हुकूमत ने सनती सार्फिन के लिए पैकेज का ऐलान जो है वो किया था। हुकाम का 12 रुपए 96 पैसे फी यूनिट का जो है कि इलेक्ट्रिक सनती सार्फिन के लिए बिजली का रेट जो है वो आया है। जी ठीक है अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब और गिरदनवाह में धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हो गया है। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। आपको बताएं, पंजाब और गिरदनवाह में धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेनें ऑपरेशन मुतासिर हो गया है। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। पंजाब और गिरदनवाह में धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हो गया है। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। आपको बता रहे हैं, पंजाब और गिरदनवाह में धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हो गया है। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा कौन कौन सी ट्रेन जो हैं वो ताखीर का शिकार हैं? बिल्कुल, ये रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। पंजाब और गिरदनवाह में क्योंकि आजकल धुंध है, मौसम खराब है, तो इसकी वजह से ट्रेन ऑपरेशन जो है बुरी तरीके से मुतासिर है। आज भी जो कराची पहुंच रही है मुताबिक ट्रेनें वो घंटों ताखीर का शिकार है। बोलान मेल की बात करें तो 3 घंटे 20 मिनट की ताखीर से आ रही है। इसके अलावा कराची एक्सप्रेस तकरीबन 3 घंटे की ताखीर का शिकार है। मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे की ताखीर से पहुंच रही है। बहाउद्दीन जकिया की बात करें तो 3 घंटे 46 मिनट की ताखीर का टाइम दिया जा रहा है। कराकरम एक्सप्रेस 3 घंटे 34 मिनट लेट है। दीगर में रहमान बाबा एक्सप्रेस तकरीबन 3 घंटे की ताखीर का शिकार है। शाह हुसैन एक्सप्रेस 1.5 घंटे की ताखीर का शिकार है। जी ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज और धरना मुसलसल 13वें रोज भी जारी है। सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया जा रहा है। हुकूमत सिंध और जमात इस्लामी में डेडलॉक बदस्तूर बरकरार है। हुकूमती मज़ाकराती टीम ने अभी तक बातचीत भी शुरू नहीं की। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा, अभी तक बातचीत भी शुरू नहीं हुई तो उनका अगला लाया अमल क्या होगा? अब बहुत जनाब, आपका जमात इस्लामी का धरना इस अज़म के साथ कि सिंध का काला बल्दियाती कानून नामंजूर और हक दो कराची के नारे के साथ आज 13वें रोज़ में दाखिल हो गया है। कारकुनान रहनुमा इस बात के लिए पुरअज़म हैं कि वो जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे कि उनके मुतालबात मान लिए नहीं जानते। तकरीबन 50 घंटे हो गए कि हुकूमती टीम यहाँ आई थी, उसने आकर कुछ मुज़ाकरात की बात की थी। इन मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त है, हुकूमत के साथ क्या बातचीत जारी है? जमात इस्लामी के रहनुमा इंजीनियर साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। साबिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि 50-60 घंटे हो गए हुकूमती टीम आई थी, तो अब लाए अमल क्या कोई डेडलॉक बरकरार है, क्या होने जा रहा है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुकूमत की नाअहली और डिलेइंग टैक्टिक्स का आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इतने अहम मौजू के ऊपर और इतना अहम कि 10 दिन के बाद, यानी 10 दिन के धरने के बाद वो बिलाखिर जो है हुकूमती टीम यहाँ आई। लेकिन इन 10 दिनों के बाद जब जो काम फौरी होने चाहिए थे, उनका एक मुतालबा था सिर्फ कि आप ये धरना मौखर कर दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा हम धरना उस वक्त मौखर करेंगे जब हमें कुछ अमली इक़दामात होते हुए नज़र आएंगे। और अमली इक़दामात क्या थे? ये मीटिंग्स होना है, मीटिंग्स के बाद सिंध असम्बली के अंदर या वज़ीर आला हाउस के अंदर या कहीं पर भी इक़दामात होने, उसके ऊपर पॉजिटिव चेंजेस नज़र आनी चाहिए। जो ड्रास्टिक और ड्रामेटिक, यानी जो शब खून मारा गया है शहर कराची को इस कानून के ज़रिए से, और पूरी कराची के जितने मामलात हैं वो सारे सिंध गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए हैं, उसको रिवर्स करना ज़रूरी था। उसके लिए इक़दामात नज़र आने चाहिए थे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो तो ये दरख्वास्त करके चले गए और धरना में ज़ाहिर मुशावरत हुई और फिर आवाम ने जो है उनके सामने ये बात कही कि ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक कि कोई प्रैक्टिकल अप्रोच हमें नज़र नहीं आती है। 50 घंटे हो गए। किसी बड़े शहर के अंदर, मेगापोलिटन सिटी के अंदर, उसकी आला इंतज़ामिया का इतना गैर संजीदा रवैया
आप अंदाज़ा लगाएं ना कि इस कराची शहर की ओनरशिप का मसला है। अच्छा, कोई राब्ता नहीं कर रहा? मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे, नासिर हुसैन शाह साहब आए थे, सईद गनी थे, वक़ार मदी थे, वो जो गए तो फिर वापस कोई राब्ता नहीं आया है, ना उन्होंने अभी तक कोई राब्ता किया है। इम्कान है कि हो सकता है कि आज कोई, हम तो रोज़ाना बैठे हुए हैं यहाँ पर, फ़ोन पे भी अवेलेबल हैं। हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब भी, उनकी टीम जो उन्होंने मुख्तस की थी टीम मुज़ाकरात करने के लिए, सैफुद्दीन एडवोकेट हैं, मुस्लिम परवेज़ हैं, अब्दुल रशीद हैं जो हमारे सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। 3 रुकनी कमेटी हमने नॉमिनेट की हुई है। जैसे ही कोई राब्ता होता है हम तो हर वक्त तैयार हैं। अच्छा, काफ लीग के तारिक हसन साहब भी वहाँ से आए थे? तारिक हसन साहब आए थे और तारिक हसन साहब बुनियादी तौर पे उन्होंने हाफिज़ साहब से जो राब्ता किया था, उन्होंने कहा था कि मैं एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहता हूँ इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए और इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए। वो नायब नाजिम थे, नेमतुल्लाह खान साहब के नायब नाजिम थे उस दौर के अंदर। लेकिन बात यह है कि असल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इक़्तिदार। आपका बहुत शुक्रिया। सेंसिटिव कौमी इदारा बराए इमराज़ क़ल्ब के मुलाजमीन का तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने कोविड और दीगर अलाउंस के हसूल के बगैर धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। मुतालबात ना मानने पर वज़ीर आला हाउस की जानिब से मार्च की धमकी भी दी गई है। इंतज़ामिया ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी बरदार पुलिस तलब कर ली है। मज़ीद जानते हैं वाजिद रज़ा असफ़ानी से। जी वाजिद, बताइएगा। जी, आज सुबह से ही जो इंतजामिया है वो दबाव डाली थी मुजाहिरीन पे कि वो एहतजाज खत्म करे और मुख्तलिफ अपने नुमाइंदे उन्होंने भेजे मुज़ाकरात के लिए, जिनको बारी बारी उनसे बात करे थे। लेकिन जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे उन्होंने अपनी जो मुतालबात थे उनमें से वो सिर्फ 3 बुनियादी मुतालबात तैयार किया कि अगर ये बुनियादी मुतालबात पूरी मान ली जाए तो वो अपना मुजाहरा खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो इंतजामिया है वो उसको टाइम का ले रही थी और उससे जब ये मुजाहिरीन ने बात नहीं मानी तो उन्होंने अभी फिलहाल अब से कोई आधा घंटा पहले पुलिस तलब कर लिया है, जो लाठी बड्डा पुलिस है, और ये शो किया जा रहा है शायद वाटर कैनन या फिर उनपे तशद्दुद करके उन पर लाठीचार्ज करके उनको यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन मुजाहिरीन जो है वो डटे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम पे हाथ उठाया गया है, हम पे लाठीचार्ज किया गया तो हम कल के बजाय आज ही वज़ीर आला हाउस पर मार्च करेंगे और अगर हमारे मुतालबात नहीं माने तो फिर हम कल जाएंगे वज़ीर आला हाउस और वहाँ पे झंडा देंगे। क्योंकि जो इनकी गवर्निंग बॉडी है NSCVD की, तो उसके जो इंचार्ज हैं, जो देखते हैं डायरेक्टर्स को, वो है वज़ीर आला सिंध। तो इनका मुतालबा है कि वज़ीर आला सिंध इसको खुसूसी तौर पर देखें और ये मुतालबा इनके फौरी मंजूर किया जाए ताकि जो मरीजों को जो मुश्किलात हो रही है उसकी जिम्मेदार भी सिंध गवर्नमेंट है ताकि इनके मुतालबात पूरी की जाए तो उनकी मुश्किलात भी खत्म हो। जी ठीक है वाजिद, आपका बहुत शुक्रिया। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुलशन इकबाल में स्पोर्ट्स गाला आज से शुरू होगा। 4 रोज़ा मुकाबलों में सैकड़ों तालिबे इल्म हिस्सा लेंगे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जावेद इकबाल। जी जावेद इकबाल, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त शहर क़ायद की मारूफ सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मौजूद, जहाँ पर आज से स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ हो रहा है और इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ये लड़के लड़कियाँ, ये तालिब इल्म वो हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुबशिर मुख्तार जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी सर सैयद यूनिवर्सिटी के मौजूद, हम इनसे जानेंगे तफसीलात। मुबशिर भाई, क्या है तफसीलात, कौन कौन से खेल हो रहे हैं आपके स्पोर्ट्स गाला में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं जो आप हमारा इवेंट को कवर करने के लिए आए। सेकंड ये कि कोविड के तकरीबन जो 1.5-2 साल गुजरे हैं उस वक्त हमारा स्पोर्ट्स गाला जो हमारा ड्यू था वो नहीं हुआ था। इस वक्त हमने तकरीबन 21 गेम हमने रखे हैं, जिसमें 9 गर्ल्स के हैं और तकरीबन 13 जो गेम्स हैं वो बॉयज़ के हैं। और इतनी एनर्जी इन बच्चों के अंदर जो मौजूद है, जो 1.5-2 साल से इनके हम लोग एक्टिविटी बेचारे ग्राउंड पे नहीं आ पा रहे थे। और ये हमारी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं जावेद अनवार साहब, वाइस चांसलर डॉक्टर वली, रजिस्ट्रार हमारे कन्वीनर स्पोर्ट्स काजी नसर साहब, ये हमारी पूरी टीम है जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप पढ़ें, उस पढ़ाई के साथ साथ अपना खेल को अपनी जिस्मानी नशोनुमा भी करें। सुना आपने कि कोशिश है कि तालीमी इदारों में तालीम के साथ खेल भी फ़रोग़ हो, इसी हवाले से यूनिवर्सिटी की जो काम है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों के पास 20 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी नहीं हो सकती। वकार ज़का का कहना है इदारों के पास मालूमात पूरी नहीं है। FATF ने भी बोल दिया इस पर कानून साजी करे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि आजकल ख़बरों में गर्दिश रहा कि पाकिस्तान के पास जो है वो 20 बिलियन यानी कि 20 अरब डॉलर से ज़्यादा जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के पास जो है वो पैसा मौजूद है, जो कि FECCI के साबिक सदर जो नासिर हयात साहब का कहना था। उसके साथ साथ फिर एक ऐसा स्कैम सामने आया जो उसके अंदर देखा गया कि पाकिस्तानियों के 18 अरब रुपये जो है वो डूब गए, क्योंकि वो एक रात में जो है वो कहा गया कि वो एप्लीकेशंस बंद हो गई। और इस तरीके की जो है अब खबरें गर्दिश में हैं, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इस केस को लेकर
के काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। वकार ज़का वो मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे। बिल्कुल ये गलत बात है और मुझे नहीं पता कि जिन साहब ने ये बात बोली उनके पास क्या डेटा क्या एनालिसिस है। हम ब्लॉकचेन की दुनिया में पिछले कोई 4-5 साल से हैं। 60 मिलियन के पास जो है 4G इंटरनेट है, 110 मिलियन के पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। इंटरनेट ही नहीं पहुंचा हुआ तो क्रिप्टो में कहाँ पैसा लगाया होगा। मैं इसकी 100% श्योर हूँ कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। वकार भाई, ये जो एक स्कैम आया है, FIA जो सर्कल अब इस ऊपर काम कर रहा है, लोगों के पैसे रातों रात डूब गए और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर रेगुलाइज हो और इसके ऊपर लीगल तौर पे जो है पाकिस्तान के अंदर काम हो, कैसे मुमकिन है? पहली बात तो ये HFC फॉक्स और इस तरह के जो डबल शाह स्कीमें हैं वो शुरू से मौजूद हैं। इसका क्रिप्टो से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि जो इदारे हैं हमारे वो ये किस तरह से कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक किसी ब्लॉकचेन वॉलेट से है। ठीक, जैसे वकार ज़का का भी यही कहना है कि जहां हुकूमत की तरफ से जो है इसके ऊपर ख़ास करके जो FATF की बात की जाती है कि उसको लेके जो है वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो इलीगल है, वो उनका कहना है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कानून साजी होनी चाहिए, इसको रेगुलाइज करना चाहिए और ताकि पता चले कि कितने पाकिस्तानियों के पास जो है वो क्रिप्टो करेंसी। अयाज, आपका बहुत